स्टार्ट हो गई, एक सेकंड रुकिए। फिर आज क्या किया आप लोगों ने स्कूल में? मैम मेरी चली है। क्या चल रहा है बेटा? छुट्टियां चली है और मैं बोर हो रही हूँ रूम में। पढ़ क्यों नहीं लेती फिर? बोर हो रही हूँ है, तेरे को नाच के दिखाए? पढ़ लिया था, उसके बाद बोर हो रही थी। तेरा पढ़ने का खत्म हो गया था। ये कौन से बायो का बच्चा, ये कौन सा नीट का बच्चा है जिसका पढ़ने का खत्म हो गया यार? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया तुमने? मैम पढ़ा था। फिर मैम हमारे सारे टीचर आए थे, बस बायो वाली मैम नहीं आ रही 3 दिन से। क्यों, क्या हो गया? मैम आई थिंक उनकी सास को ऑपरेशन हुआ है इसलिए। भाई तुझे ये बात कैसे पता भाई? मैम बच्चे बोल रहे थे +1 के, +2 वालों को पता नहीं होता है, +1 वालों को पता होता है। आपको सब फालतू की बातें पता होती है ना, +2 वाले को। यस मैम। मैम अगर कोई टीचर ना आया तो वो बताएंगे आज ना ये वाले टीचर बिल्कुल नहीं आएंगे, वो 2 से 5 दिन के लिए छुट्टियां। अब हमारे टीचर बीमार थे ना, वो टीचर बीमार है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और जिस दिन सोचे कि आज टेस्ट है, हमने कहा चलो आज टेस्ट तो होगा नहीं, सर तो आएंगे नहीं, उस दिन सर जरूर आए। मैम हमें पहले बोलते हैं और फिर बाद में मैम को खुद पता लग जाता है कि आपको पक्का +1 वालों ने बोला होगा कि मैं टेस्ट नहीं लूंगी, पर मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। इनका सब फालतू की बातें पता, कोई काम नहीं है बच्चों को है। जैसे 12th में आएगा ना, सुन होना स्टार्ट हो जाएगा इनका दिमाग की यार अपने पे ज्यादा फोकस करना में नालायक कहीं के। इनकी बातों में बताया करो, फंसा सकते हैं तुम्हें। यो मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। वो तो खुल नहीं रही थी, मैंने दोबारा से डाउनलोड कराई। चल बेटा, दिख रहा है? नो मैम। रुको, दिख यो मैम। यो मैम। एनसीईआरटी खोल ली? यो मैम। देखो चैप्टर किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, बहुत बहुत बेसिक तरीके से डिवाइड होता है चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको एक्चुअली में पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। आपको एक आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको उसकी पूरी मोर्फोलॉजी एनाटॉमी आती है, बाहर और अंदर का सारा सिस्टम। फिर आपको आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आपका आता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर ही आप पढ़ लेते हो एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं सीड। सीड को आप इसी के अंदर पढ़ते हो, इसी के अंदर आप थोड़ा सा पार्ट फ्रूट का भी पढ़ लेते हो। एक अगर मैं साइड में टॉपिक बना दूं तो दैट वुड बी आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है जिसमें से थोड़ा पार्ट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इस चैप्टर से डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। वैसे तो स्कूल में डायग्राम लेबलिंग आने के चांसेस तो कम होते हैं, लेबलिंग नहीं आती जनरली, लेकिन आपका आंसर इंप्रेसिव करने के लिए आप कर सकते हो। अब इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चैप्टर जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं बहुत सारे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी, उसके बाद हम लोग इसको, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी, तुम करके बताना। बेसिक पिक्चर है ये, इतनी तुम भी जानते हो, पेटल्स एप्पल, तो ये मुझे नहीं लगता मुझे कराने की भी जरूरत है। मैं यहाँ से आती हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब पहले, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और कहाँ पे वो गैमेट एक्चुअली बनते हैं, ठीक है। वहां पे हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे। बेटा अगर क्वेश्चन बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है बनाने के लिए और अच्छे से नंबर खींचने के लिए, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत तरीके के एंथर होते हैं। आपको सिर्फ 2 लोब वाला है, तो दिस इज अ बायलोब। बायलोब एंथर है जिसका ड्राई सेक्शन इन्होंने यहाँ पे दे भी रखा है, उसके अंदर पोलन सैक भी दिख रहा है आपको और पोलन ग्रेन्स भी दिख रहे हैं, है ना। और ये फिलामेंट है, राइट। तो ये बड़ा बेसिक से टिपिकल सा स्ट्रक्चर है, अच्छा है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं तुम्हें, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो किससे बना होता है? टिपिकली एक स्टेमन होता है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फिलामेंट, एक लॉन्ग फिलामेंट जिसके ऊपर लगा होता है हमारा एंथर। पहली लाइन में सिर्फ यही बताया। एक लाइन है जिससे नीट का क्वेश्चन आता है, प्रॉक्सिमल एंड पे क्या है और डिस्टल एंड पे क्या है। तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। हाँ, डिस्टल का मतलब होता है दूर, दूर, बहुत सारा दूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये, कि जो पीछे तुम्हें जो पूरा का पूरा थैलेमस वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, थैलेमस,
थैलेमस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो अगर मैं थैलेमस के रिस्पेक्ट में पूछूं तो मुझे बताओ एंथर क्या है, प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड पे? डिस्टिल डिस्टिल टेल है ना, और फिलामेंट प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड पे? प्रॉक्सिमल। तो यही वाली बात यहाँ लिखी है, नीट का यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना? ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड और इज अटैच टू द थैलेमस या पेटल, या तो थैलेमस से अटैच होता है या फिर पेटल से, पंखुड़ी से अटैच होता है, ठीक? अब ये आपको नॉर्मल बात बताएंगे, इसको एक बार रीड कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं जो मैंने अंडरलाइन करा है। अभी आपसे एंथर की बात कर रहे हैं बेटा, एंथर बायलोब होता है, 2 लोब वाला होता है, ठीक है, उसके अंदर हर एक लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं बाहर से देख रही हूँ इसे तो ये 2 लोब है, अगर मैं इसे कट करूंगी और यहाँ पर देखूंगी तो मुझे थीका अंदर गोले कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने थीका? 4। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं कि आधे को समझो, मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें कंफ्यूजिंग बात है कि अगर ये वाला मेरा एंथर है तो दिस इज, कितने एंथर के लोब दिख रहे हैं आपको? 2 लोब्स है, ठीक है, दिस इज 1 दिस इज 2। अगर मैंने इसको कट किया और यहाँ पर देखा तो मुझे खुला हुआ दिखेगा ऐसा। यो मैम। अब से ध्यान से देखना, ये मैं डार्क बना रही हूँ, जो मैंने डार्क बनाया वो एक लोब था ना, और जब मैंने कलर का है ये वाला रेड वाला वो दूसरा लोब है। अब एक लोब जो था फर्स्ट वाला, उसके अंदर कितने तुम्हें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, कितने गोले दिख रहे हैं? 1 2। हाँ, तो एक लोब में कितने थीका है? 2 थीका। 1 लोब इज इक्वल टू 2 थीका और 2 लोब इज इक्वल टू 4 थीका। 4 थीका। इसी में कंफ्यूजन होती है, ये बात हमने लिख ली, नीचे लिखो, तो सी बात है। ठीक है जी, देखो ये बात गुड़िया माइक बंद कर ले। देखो, ईच लोब हैविंग 2 थीका, ईच लोब का मतलब है दोनों की अलग अलग बात हो रही है, तो 1 लोब के पास कितने थीका है? 2 थीका। तो 2 लोब के पास कितने हो गए? 4 थीका। थीकस को कहते हैं टेट्रा क्यों नहीं कहते, क्योंकि डाइथीकस में दे आर टॉकिंग अबाउट 1, लिख लो यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट 1 लोब। ओके, यो मैम। ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें और कुछ कंफ्यूजन खास होती नहीं है। अब देखो बहुत प्यारा सा नीचे लिखा है, ये जो बीच में ये जो गोलू मैंने बनाए थे अभी, अगर मैंने इसको डायसेक्ट किया तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसके बीच में जो गोल गोल से स्ट्रक्चर बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, लोकेटेड एट द कॉर्नर। हर लोब के अंदर, ये एक लोब है, एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं? 2। कॉर्नर्स की तरफ है, सेंटर की तरफ है? कॉर्नर की तरफ। कॉर्नर की तरफ तो ये होता है ना, सेंटर में तो है, कॉर्नर्स की तरफ है, राइट? यही वाली लाइन यहाँ लिखी है, इसलिए ना ये चैप्टर की लाइंस अगर आराम से पढ़ोगे तो समझ आएगा। मैं सजेस्ट करूंगी जब पढ़ो ना तो उसको साइड में बना लो, और अगर तुमको फिर भी समझना है तो वो लाइन मुझे भेज देना, ओके? यो मैम। अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है पोलन सैक में, सैक मतलब बोरी, तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया अब क्या बन जाएगा? पोलन की बोरी, और इसके अंदर क्या ग्रो करेंगे? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, है ना? तो देखो ये रहे पोलन ग्रेन और ये रहे पोलन सैक्स, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होने के बाद ये बता रहे हैं, समझिए बात? यो मैम। ठीक है, अभी आपको बता रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा ध्यान से वर्ड देखना, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजियम क्या है, इसमें गड़बड़ी होती है। तो एनसीईआरटी खोल और सबसे ऊपर यहाँ लिख, सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा मैंने? माइक्रो स्पोरेंजिया। लिख लिया? आगे लिख, सेक्स प्रेजेंट इन एंथर, it later develop into pollen grain, pollen sacs। और कुछ मत कर, ऐसे छोटा सा डायग्राम बना ले, और इसको मैं बोलती हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी बात हो रही है। यो मैम। पहला वर्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको ऊपर ही लिख लेना, मैं बता रही हूँ, मेरी जो एनसीईआरटी थी उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था, और वो मेरे को बहुत मदद भी करती थी, क्योंकि मैं भूल जाती थी माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, स्पोरेंजियम कहाँ है, जैसे स्पर्मेटोजोआ कहाँ बोलना है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ बोलना है, स्पर्मेटेड कहाँ बोलना है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, अब आपको ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम को खोल के आगे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा, तो व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम?
माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं टोटल? 4 न बाइलोब्ड एंथर, ऐसी है ना? यो मैम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया उठा के मैं बात करूंगी ना तो उसको मैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूंगी, समझ आई? सो दिस इज अ यो सिंगुलर वर्ड, माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ प्लूरल वर्ड। क्लियर? ये वाला डाउट क्लियर सबको? अरे सो गए क्या? नो मैम। बोल क्यों नहीं रहे? अरे तुम्हारे लिए रिवीजन हो रही है, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? चैप्टर तो मैं थ्योरी रिवाइज कर सकती हूँ, लेकिन थ्योरी तुमको आती है, तुम दोबारा से लेक्चर भी देख सकते हो, पर ये स्कूल के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि स्कूल में किस सीरीज कहाँ पे जाके फंसोगे, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपको नीट में भी अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से तो पेपर आना है यार, तो ये वहां भी वर्क करेगा। अब ये कह रहे हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है? क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन माइक्रोस्पोरेंजियम, आते हैं ना वर्ड्स, डिफाइन करो माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें लिखा आ सकता है। तुम बताओगे सर्कुलर सा दिखता है, उसके पास लेयर होती है, कितनी लेयर्स होती है? 4 लेयर। ये रहा। अगर क्वेश्चन आ गया माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो तुम ये वाली 4 लेयर एक्सप्लेन कर दोगे बाहर से अंदर, बस ये ऑर्डर याद रखना, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, बिल्कुल बीच में मिडल लेयर, और बिल्कुल अंदर वाली थी टेपटम। 1 2 3 4। ठीक है? ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी लाइंस बनाने की जरूरत नहीं होती। जब पेपर में बनाते हो ना, जैसे मैंने इतना बड़ा गोला बनाया, मैं कहाँ सारा एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो मैं इसको सिंपल वे में बताऊंगी। जैसे ये मेरा एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। ये मेरी एंडोथीशियम। मैं सेल नहीं बनाऊंगी भाई, ऐसे तो मुझे जबाने लग जाएंगी। उसके अंदर मिडल लेयर। और बिल्कुल अंदर बस टेपिटम। टेपटम। हो गया ना मेरा डायग्राम भी खत्म, बस। यो मैम। है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, सिंपल डायग्राम बनाना। ये चारों लेयर इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, और इसमें बड़े प्यार से बताते हैं कि जो 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन का काम करती है बाहर वाली, और जो इनर मोस्ट होती है टेपटम, वो किसका काम करती है? नरिशमेंट का काम करती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है ना। अब उसके बाद ये और अंदर जा रहे हैं, तो अब ये अंदर गए, ये कह रहे हैं, ये देख बेटा, ये वाला पार्ट है बाइलोब एंथर है ये, ठीक है? इसका हम एक लोब की तरफ देख रहे हैं, उसके अंदर मुझे मिल रहा था माइक्रोस्पोरेंजिया, एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूंगी। इसके अंदर हम देख रहे हैं, अब हम कह रहे हैं सेंटर में हमें क्या मिल रहा है ना, सेंटर में हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिल रहे हैं, और इन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? इनको क्या बुलाते हैं हम? स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर ये, ध्यान से सुनना, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के पॉलन सैक बनाएगा, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। हाँ, तो फ्यूचर में ये बनाएंगे, इन फ्यूचर फॉर्म पोलन ग्रेन। देखो, अगर आपको इस चैप्टर में वर्ड्स का गेम समझ आ गया ना, तो फिर आपका चैप्टर हो गया। वर्ड्स ही तो तंग करते हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप है जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं फिर से ऊपर जाऊंगी और मैं एक पॉइंट लिख लूंगी अपना एनसीईआरटी में। चलो, मैं तो बड़ा बड़ा सा लिख रही हूँ, तुम पेंसिल से लिख लोगे, साफ आ रहा होगा। कि जो वर्ड होता है माइक्रो, दैट इज फॉर मेल, एंड मैक्रो दैट इज फॉर फीमेल। फीमेल। एग बड़ा होता है ना, तो मैक्रो वर्ड उसके साथ आता है। अब अगला वर्ड कौन सा है? माइक्रो जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अब हम किसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे? पोलन ग्रेन। ग्रेन्स की फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये बात समझ आई? तो बस ये खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन कराती हूँ। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेंगे, अदरवाइज तुम कर नहीं पाओगे, क्या फायदा? ये जाता है। मल्टीपल पोलन ग्रेन्स बनते हैं या एक पोलन ग्रेन बनता है? मल्टीपल। कौन से सेल्स बनाते हैं? स्पोरो, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर स्पोरोजिनस टिश्यू में मैं बोल दूं कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 100, तो कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे?
मैं 400 कितने 400 बनेंगे? डिवाइड होंगे या नहीं, देख लेते हैं, आते हैं, अब पढ़ते हैं इसको, इधर आओ। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, माइक्रोस्पोर टेट्राड को जन्म देता है हर एक सेल। तो अगर एक सेल है उससे 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो 100 से कितने बनेंगे? 400 गुड। किसने बोला था ये? मैम नेहा। बहुत अच्छा नेहा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया अभी देख लेते हैं ना प्रोसेस। देखो इधर आओ, यहाँ पे एक बना हुआ है ना, अच्छा नहीं, वो तो ह्यूमन वाले में बना, ठीक है, माय बैड। देख बेटा, एनसीईआरटी के लेफ्ट और राइट साइड में जगह इसलिए खाली होती है ताकि आप उस पर लिख पाओ। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, अरे अरे अरे, ठीक है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो सबसे पहले तो ध्यान से समझना इस बात को। हाँ बेटा बोल रहे हैं हम। गलती से हो गया। ठीक है, अभी कॉपी खोल लो और ये लिख लो साइड में, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? लिखो इसे, ग्रुप ऑफ सेल्स that will change into pollen grains। लिखो। अब होगा कैसे? अगर मैं स्टेप में बात करूंगी, मैं बोलूंगी सबसे पहले स्पोरोजीनस टिश्यू, उसके अंदर some cell active, some cell become active, कुछ सेल जब एक्टिव हो जाएंगे for making pollen grain, for changing into pollen grain, or changing into pollen grain। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू बनाओ, नीचे सारे सेल बना दो 3-4, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिखाओ, इसमें दिखा दो कि कुछ सेल एक्टिवेट हो गए, जैसे ये दोनों सेल्स एक्टिवेट हो गए स्पोरोजीनस टिश्यू बनाने के लिए। तो इन सेल्स का नाम बदल जाएगा, जो एक्टिव सेल्स है इन्हें मैं बुलाऊंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, पोलन ग्रेन और स्पोरोजीनस टिश्यू में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, बहुत सिंपल है। स्पोरोजीनस टिश्यू ये फ्यूचर में पोलन ग्रेन में चेंज होंगे। जिस सेल ने डिसाइड कर दिया ना कि अब मैं पोलन ग्रेन में चेंज हो रहा चाहता हूँ, उस पर्टिकुलर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल देंगे। बहुत सारे हो सकते हैं, एक साथ हो सकता है, एक साथ बहुत सारे 100, अगर 100 स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स है तो हो सकता है एक साथ 50 हो जाए। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते क्या है? कुछ नहीं, वो सेल जिसने डिसाइड कर लिया कि वो पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं उसके अंदर ऐसा क्या होगा, उसके डीएनए ने सिग्नल दे दिया। अगर मैं बोलूं और कोई फर्क है, तो और कुछ फर्क नहीं है, स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स ही हैं वो, बस एक एक्टिवेट हो गया और एक नहीं। समझ आए? माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन के आगे फॉर्मेशन के लिए चले जाएंगे। तो इस वाली लाइन में इतनी सी बात लिखी, ठीक है। इस वाले अभी आपको पोलन ग्रेन को एक्सप्लेन करते हैं कि पोलन ग्रेन किस तरीके से बनता है। तो अगर आपको प्रोसेस आ जाए पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन का, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एसिमेट्रिक स्पिंडल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और एक वैक्यूल से लेबलिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अंडरलाइन किया? तो देखो कुछ नहीं है, एक छोटा सा सेल है, आपको यहाँ पे नॉर्मल सा सेल दिख रहा है, पोलन ग्रेन दिख रहा है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सेल में चेंज आने लगा, वैक्यूल एक तरफ हो गया, न्यूक्लियस एक तरफ हो गया। अब आप पोलन ग्रेन बनाना चाहते हो ना, तो न्यूक्लियस में हो जाएगी डिवीजन थोड़ी एसिमेट्रिकल होती है। देखो सही से डिवीजन होती है तो इक्वल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ डिवीजन थोड़ी गलत सी होती है, एसिमेट्रिकल। तो आपको एक बड़ा सा बिग सा वेजिटेटिव सेल मिलता है, और एक छोटा सा आपको मिलता है जनरेटिव सेल। ठीक है, आपके आगे जाकर जो फ्यूजन करेगा वो जनरेटिव सेल ही करता है, राइट। तो दिस इज ए कौन सा वाला पोलन ग्रेन है ये? 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज? 2 सेल स्टेज, क्योंकि आपको 2 सेल दिख तो रहे हैं, तो इसी में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। किसी किसी केस में 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है, तो वो चलो आगे जाके जब मैं पॉलिनेशन उसको आपको फर्टिलाइजेशन कराऊंगी तब समझ। अब इसकी लाइन जाती है जिसकी क्वेश्चन 1 मार्क का। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका स्पोरोपोलिन पे। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है अपना, बाहर वाली कवरिंग होती है पोलन ग्रेन की, उसको अपन बुलाते हैं एक्साइन, और अंदर वाली कवरिंग को बुलाते हैं हम एंटाइन। जंप और किसमें होता है, एक्साइन या एंटाइन?
मैम एक्साइन एक्साइन में एब्सेंट होता एक्साइन में होता है ना, एक्साइन के पास पोरोपोलिन है जो डाइसेंस नहीं होने देता। लेकिन जर्म पोर इज द पॉइंट जहां से फाइनली पोलन ट्यूब बाहर निकल के बन के आएगी। जर्म पोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवरिंग है पोलन की। और स्पोरोपोलिन वो मटेरियल है जो कभी डिग्रेड नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट? इतना याद है और थोड़ा याद है? यो मैम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले पार्ट से। ये वाला पैराग्राफ निकालो। पॉलन ग्रेन की बात कर रही है कि पॉलन ग्रेन्स को हम यूज कर सकते हैं सप्लीमेंट्स की तरह, जिसे हम पॉलन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होता है ना। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं। जैसे अभी कोई फूल से पॉलन ग्रेन टूट के गिरा है, 30 मिनट्स के बाद ये वो वायबल नहीं रहेगा। जैसे मेल का स्पर्म होता है ह्यूमन में, मेल स्पर्म कब तक एक्टिवेट रह सकता है आफ्टर मैम 2 फर्टिलाइजेशन? डेज के लिए। 2 days 2 डेज के लिए, यस, लगभग 2 डेज के लिए। और फीमेल का एग, मेरी ओवरी से एग निकलने के बाद कितनी देर तक वेट कर सकता है मेल स्पर्म का? 24 आवर्स। 24 hours लगभग, हाँ, है ना। तो देखो पोलन ग्रेन कब से आती है, 30 मिनट्स के लिए एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया, ये इंपॉर्टेंट है। रोज फैमिली, दाल वाली फैमिली, या फिर आलू वाली फैमिली। कैसे याद किया था हमने? हमने बोला था घर पे क्या है, हमने लंच रखा है, ठीक है। तो आपने लंच रखा है अपने दोस्तों के साथ, तो आपने बढ़िया से टेबल पे रोजेस लगाए और आपने स्टेपल फूड मंगवाया। तो स्टेपल फूड में क्या होता है आपका? एक तो होते पोटैटो और दूसरी आपकी दाल, ये होते हैं ना स्टेपल फूड। तो येलो वाली दाल के साथ डीप फ्राइड पोटैटो है और रोजेस रखे हैं। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये फैमिली है जो जिनके पोलन ग्रेन काफी मंथ्स तक अपनी वायबिलिटी लग सकते हैं। नीट का क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको एग्जांपल याद कर लोगे, आपका आंसर इंप्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, कि मैं पोलन ग्रेन को सेव करके रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? स्पेसिफिक पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर लूंगी। अगर छोटा क्वेश्चन आया ना 1 मार्क का क्रायो प्रिजर्वेशन पे, तो आपको ये टेम्परेचर लिख के आना है, ठीक है। इसे लिख लो, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ठीक है। यो मैम अब क्वेश्चन करो, यो मैम टेक्स्ट देखते हैं इसका। तो लोड होने में टाइम ले रहा है, रुक जाए एक मिनट। मैम इन टाइम में स्पोरोपोलिन नहीं होता है ना? सिर्फ एक्साइन में होता है, यस मैम। और इसी में जर्म लेयर्स भी होती है। बेटा खुल नहीं रहा, तो मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं। यो मैम। यो मैम क्वेश्चन है आपका, पूरा आंसर आपको नहीं लिखना है, आपने जितना लिख पाओगे उसको डिजाइन करना है पहले क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सॉरी आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन मैंने दे दिया, लेट्स से 5 मार्क्स का। ब्रीफली explain the process of microsporogenesis। एनसीईआरटी खोलिए, यो मैम। ठीक है। एनसीईआरटी यूज करो, एनसीईआरटी यूज करके जनरेट योर आंसर। ये 5 मार्क का है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, डायग्रामेटिकली explain pollen development। ठीक है, ये वाली जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका 2 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोच रहे हैं क्या था, मैं भूल गई। ये 2 मार्क्स का है, यानी कि 1 मार्क्स ईच। यू हैव ओपन योर बुक, 5 मिनट्स आपके पास है, 10 मिनट्स राइट द आंसर। बुक की मदद से लिख सकते हो। मैं किसी से भी पूछूंगी आंसर कैसे लिखना है, तो ये मत बोल देना माइक नहीं चल रहा। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? यो मैम चल बेटा स्टार्ट।
मैं 2 दिन से बता रही हूँ आंसर कैसे लिखना है, मुझे लिखते हुए तो दिखाओ आंसर कैसे लिखना है। अब तुम्हारी टर्न है। हाँ फाइनली लोड हो गई है। चलो लेट्स सी कैसे लिखते हैं। यही बैठी हूँ मैं, सोच मत लेना चलेगी। तब तक हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, मेरा आज रह गया थोड़ा सा। जस्ट यूज योर ब्रेन, तुम्हारे हिसाब से आंसर में क्या होना चाहिए, ठीक है। बेटा 13 मिनट्स लेफ्ट। बेटा लास्ट 10 मिनट्स। कोई बच्चा जिसका हो गया हो। तान्या कहाँ तक पहुंची। रमिता कहाँ तक पहुंची। नितिका। प्रीति Yes, ma'am. कहाँ तक पहुंची, कौन से क्वेश्चन पे गुड़िया।
मैम मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने ये बना लिया कि इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। अच्छा, यस थोड़ा मैम। स्टार्टिंग की एक लाइन और एंड की एक लाइन जरूर लिखियो। यस स्टार्ट मैम। कैसे करेगी आंसर और एंड कैसे करेगी। और पहला क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग और एंड चाहिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन में मैम 2 मार्क्स का है, इसकी डायग्राम ही एक्सप्लेन करेंगे, इसको रिटर्न वर्क में नहीं आएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है टेपिडर्मिस पोलिनिन, इसकी मुझे यस पूरा आंसर चाहिए प्रॉपर। यस मैम। ठीक है, फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग और एंड सब अच्छे से करना। वैसे आपके पास अभी टाइम है, आंसर लिख लो कि ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, यही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आंसर लिखो इसका अच्छे से। स्टार्टिंग की 2 लाइन मैं पूछूंगी सबसे। बेटा लास्ट 5 मिनट्स।
बेटी जी लास्ट 3 minutes. चलो जी, let's discuss. ब्रीफली एक्सप्लेन. सबसे पहले नीचे आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन पे. 2 मार्क का था टेपिटम स्पोरोपोलिनिन. तो स्पोरोपोलिनिन अकेला कितने मार्क्स का था? 1 1 mark. ठीक है, तो मेरे को फटाफट से पहले तो वो रेज हैंड करो जिसको आंसर मैं डिस्कस करूं. वो है भाई स्कूल मार्क्स इंप्रूव करने, वो डिस्कस करूंगी. इसको मार्क्स इंप्रूव करने हैं ना, पहले मैं उन पे फोकस करूं. फोर्स नहीं कर रही मैं, तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, तुम्हें इंप्रूव करना. यू रेज योर हैंड, मैं स्पेसिफिकली आपको बात करूंगी आपसे. नो वरीज, ठीक है. ओके, अब जिसके हाथ खड़े हैं, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जब बात करूंगी तब हाथ नीचे करना है. ठीक है बेटा, क्लियर? जब तक हाथ ऊपर रखना है. भूमि, टेपटम में 1 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे आंसर स्टार्ट किया? मैम पहले तो टेपेटम लिखा, फिर उसमें लिखा कि इनरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन और इट न्यूरिशेस पोलन ग्रेन. इट नरिशेस पोलन ग्रेन. सो ये टेपटम को कैसे लिखा, स्मॉल या कैपिटल? मैम कैपिटल में. ऐसे. ये है मैम. पहली लाइन आपने लिखी कि इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन की इनर मोस्ट लेयर है? किसकी सॉरी मैम. इनर मोस्ट लेयर ऑफ? करेक्ट करो उसको, क्या गलत बोल रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट लेयर है बेटा, ठीक है. तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. और दूसरा, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द, पूरी लाइन बोलिए बेटा. पोलन ग्रेन्स. इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलेंस. डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, जो डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देते हैं. इसमें एक और लाइन ऐड हो सकती थी. इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. दिस लेयर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट. तो दिस 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म. समझ आ गई तेरी गलती? ये है मैम. ठीक है. आंसर लिखने का पैटर्न तेरा बिल्कुल सही था, बिल्कुल 100 मार्क्स इन दैट. लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो उसको क्लियर कर लिया. आते हैं स्पोरोपोलिनिन. अब तुम्हें हाथ नीचे करें. दीक्षा बेटा, स्पोरोपोलिनिन में क्या लिखा? स्पोरोपोलिनिन की पहले हेडिंग लिखी कैपिटल लेटर में, फिर उसके बाद उसमें लिखा कि इट इज प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल. और एक लाइन लिख सकते हैं कि इट इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. पोलन ग्रेन इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इट. बेटा लास्ट लाइन दोबारा. Pollen grain is well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin. गुड. सो ये इसने अच्छा लिखा था कि इसने पहले हेडिंग करी, जैसे टेपेटम की थी वैसी हेडिंग करी. इसने एक्सप्लेन कर दिया केमिकल होता है, एक्साइन लेयर में मिलता है
पोलन ग्रेन की। तो और ये क्या करता है, उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है, अगर एक पॉइंट ऐड करना चाहते थे तो ये कर सकती थी, इट कंसिस्ट नहीं, चलो ठीक है, इतना काफी है। गुड, दिस वाज अ गुड आंसर। सबको समझ आया? यस मैम। समझ आ गया होगा ना, बहुत पॉइंट्स पे लिखा हमने और बहुत अच्छे से लिखा, साफ साफ से जो भी पढ़ेगा उसको क्लियर है ना। लेकिन ये बहुत छोटा आंसर होता है ना, तो ये बहुत एकदम पॉइंट पे होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं लिख सकते आप। छोटे क्वेश्चन इसलिए खतरनाक होते हैं। तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन पोलन डेवलपमेंट। बेटा हाथ नीचे कर ले जिसका आंसर हो गया। आरुषि, हाउ विल यू एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली? ये आंसर कैसे स्टार्ट करा? आंसर नंबर 2। मैम सबसे पहले पोलन ग्रेन की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसका डायग्राम बनाया, फिर टेपेटा में जूम करके फिर उसमें स्पोरोजेनियस टिश्यू को दिखाया, फिर उसमें मियोसिस करा के माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखा दिया, और उसके बाद जो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई वो। ये डायग्राम बहुत अच्छा बना है। पोलन ग्रेन की डेफिनेशन लिखी है तूने? यस मैम। पढ़िए जरा। Pollen grain is of the size of pollen grain is 25 to 50 micrometer, and it consists of two layers, exine and intine, in which exine is made up of sporopollenin and intine is made up of cellulose and pectin. बेटे ये आपने पोलन ग्रेन की डेफिनेशन ही लिखी, ये आपने उसकी कॉम्पोजिशन लिखी। ये कॉम्पोजिशन थी जो बहुत ही स्पेसिफिक थी, लेकिन कॉम्पोजिशन थी। देख, आंसर में पूछा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो बनाना तुझे डायग्राम है, इसमें तुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। अगर वो तुझसे पूछता ना पोलन ग्रेन एक्सप्लेन करो, तो कॉम्पोजिशन लिखनी थी। तो यहाँ पर क्या करना था, पोलन ग्रेन। देखो कोई भी डायग्राम का आंसर आप पहले एक लाइन तो उसको दोगे इंट्रोडक्टरी, ठीक है। आप या तो लिखोगे पोलन ग्रेन और इसकी डेफिनेशन लिख दी, और डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, इट इज अ जनरेटिव सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नहीं तो अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हो, वैसे आपने पोलन वर्ड यहाँ लिखा है तो डेफिनेशन सही रहती, तो बेटे तूने कॉम्पोजिशन लिखी है, समझ रही है? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज मैगी, जा रही हो तू, इट्स ए इंस्टेंट नूडल जो हम खा सकते हैं। ये होती है इसकी डेफिनेशन। व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड इज मैगी इज मेड अप ऑफ मैदा, उसमें ये सेशेज होते हैं, इसकी ये कॉम्पोजिशन होती है, तो ये गलत हो गया। समझ आई बात? डेफिनेशन का फर्क क्या है? यस मैम। तो डेफिनेशन लिखनी थी। नहीं तो जब भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा आप कैसे लिखोगे, ये भी लिख सकती थी, following is the diagrammatic representation of pollen development। टेक्निकली आपने क्वेश्चन से लाइन उठा ली, लेकिन आपको लिखा है, आपने बताया है, ऐसे नहीं अब्रप्टली आंसर स्टार्ट हुआ, आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दी कि नीचे जो लिखा है ना डायग्राम, वो पोलन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने पोलन डेवलपमेंट को नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आई बात? यस मैम। बात जो तुम्हें समझ आई? यस मैम। तूने लेबल डायग्राम बनाया है, उसमें लेबलिंग कैसे करी है ये बता। कैपिटल में करेगी, स्मॉल? कैपिटल। कैपिटल में एक तरफ करेगी, चारों तरफ करेगी? एक तरफ। कोशिश करेगी एक ही तरफ पे ज्यादा है, लेकिन अगर एक दूसरे में टकरा रहे हैं वर्ड्स तो दो अलग तरफ कर ले, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे मत जाना, लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, है ना, सुंदर दिखना चाहिए। तो वन साइडेड करोगे। डायग्राम किससे बनाया है, पेन या पेंसिल? पेंसिल। शेडिंग करी? नो मैम। नो शेडिंग। रूल है ये, पिकासो नहीं बनने का वहां पे है। गुड, क्लियर सबको? डायग्रामेटिक क्वेश्चन में क्या एरर था? यस मैम। देखो हम जितना मर्जी सुन ले, जब तक हम अप्लाई नहीं करते ना, हमको सच में समझ नहीं आता चीजें कैसे करनी है, राइट? इसलिए एप्लीकेशन कराई थी आज। अब आते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें मैं देखूंगी भाई कितने मार्क्स का है, क्योंकि ये जितने मार्क्स का है वही है मेरे को बताएगा, मेरे को आंसर लिखना कितना है। ये 5 मार्क्स का था, है ना। तो सबसे पहले इस आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे नेहा? स्टार्टिंग कैसे मैम सबसे पहले हेडिंग दी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हेडिंग क्या वर्ड दी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन कहाँ लिखी, इसके आगे से या नीचे से? हम नीचे से। हाँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तुझे तेरी शीट भी तो थोड़ी बड़ी दिखानी है, तो नीचे से लिख दी भैया, डेफिनेशन लिख दी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है बता भाई। It is defined as the synthesis of pollen grain from microspore mother cell. It is the defined as भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा होता है। It is the process of synthesis of pollen grain from microspore mother cell। ठीक है, डिफाइंड भी लिख सकते हो, वैसे इतना लंबा नहीं था तो लिख सकती है, मतलब ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख दी, तो यहाँ पे तूने डेफिनेशन लिख दी इसकी। अब इसके बाद
विशाल, डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? मैम इसकी स्टेप्स लिखती है गुड़िया एक लाइन नहीं छोड़ेगी। मैम, एक लाइन छोड़ के। हाँ, अब स्टेप्स में मैं कोई हेडिंग ना दूं, सीधा स्टार्ट कर दूं? नहीं ना, कुछ तो हेडिंग डलेगी। प्रीति क्या हेडिंग डालू बेटा? मैम मैंने स्टेप्स में ऐसे लिखा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। मैम मैं लिखा था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, मेरा माइक नहीं चल रहा था। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, या फिर तुम ये लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। से भी उठा सकते हो, नहीं तो डेवलपमेंट भी तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये कर रहे हो ना तुम? यस मैम। स्टेप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर सबसे पहला स्टेप क्या लिखा प्रीति आपने? द डेवलपमेंट ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ टू सेल, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके, आगे। The dipole cell or the reproductive cell in sporogenesis tissue of microsporangium called polar mother cell. कहाँ से लिखा आंसर? एनसीईआरटी से नहीं लिखा, कहाँ से लिखा, कहाँ से देखा है? नेट से देखा था। नेट से देखा था ना? जो नेट से देखा है ना, नेट में आंसर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मिलता है। ये जो तूने आंसर बोला है ना, ये तूने मुझको ग्रेजुएशन लेवल का बोल दिया है, ये नहीं लिखना है, समझ आई? क्योंकि ये तुझे Yes, याद ma'am. नहीं रहेगा। मैंने कहा था ना बुक देखनी है, मैंने कहा था इंटरनेट देखना है। No मैम। मैम तू मैंने अपने आप लिखा को आंसर कर दिया है, पोल लिख देगी और फिर बाद में पढ़ेगी, तुझे खुद समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, समझी? मैम Yes, मैंने ma'am. लिखा। हाँ, जब मैं मना करूँ तो मत देखा कर, जब इंटरनेट से होता है मैं खुद ही बोलती हूँ ना कि बेटा ये वाला है वहां से उठा लेना, तो फिर पूछ Yes, लेना ma'am. ये गलत लिखा है, ये नहीं लिखना। तू बता पायल। Ma'am, each sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. So a microspore tetrad will undergo meiosis 1 and meiosis 2 to form microspore. Uh, uh, each microspore make pollen gray. When one day microspore will arrange itself and a vacuole and nucleus can be seen. Nucleus undergo रुक जा रुक जा। हाँ समझ गई मैं। तो जब तूने पहला स्टेप लिखा उसमें कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन करा है? मैम माइक्रोस्पोर मदर सेल को करा, और प्रोजेनिस टिश्यू को करा, और माइक्रोस्पोर टेट्राड। हाँ, और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को भी तो करेगी, यस मैम। है ना? तो तूने पहली लाइन पे लिख दिया मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंट्रोडक्शन नहीं देनी, सबसे पहले ये लिखेगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, और 2 सेल बन गई। फिर सेकंड लिखेगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म्ड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड अगले में आएगा, समझ आई? तो उसको शॉर्ट कर देगी। और कभी भी ये जो लाइन स्टेप वाइज उसमें जो तुमने लिखा है ना सो दैट इज व्हाई, इसको अवॉइड करना है, ठीक है? सबसे ज्यादा सो इज अ वेरी अनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग आंसर, ठीक है? सो वो नहीं लिखना, ओके? जो यो मैम। प्रैक्टिस से होगा, तेरा आंसर अच्छा है इसलिए आंसर एक्चुअल में अपना दिमाग लगा के लिखा है कि उसे लैंग्वेज ड्राइव करने की कोशिश कर रही है, उस लैंग्वेज को छोटा कर, ठीक है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को एक एक लाइन में लिखा जा सकता था, राइट? तो सो नहीं लगाना है, जैसे तेरा सो लगाने का मन करे तो समझ जाइए तेरी इंग्लिश खराब जा रही है, तो उसको शॉर्ट करने की कोशिश। ओके मैम। मैम हाँ बेटा बोल। मैम मैंने ऐसे लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मेयोसिस। ये पहला स्टेप है यस मैम। बेटा, तूने पहले स्टेप में सारा लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या लिखा है? मैम पहला स्टेप ये भी लिख सकते हैं। एक सेकंड उसे बोलने दे पहले। बोल बेटा बोल, मेरे को ही पूछती हूँ। मनीषा बोल आगे। देखो हाँ बेटा आप बोल, क्या बोल रही थी तू? पहले स्टेप कैसे लिख सकते हैं? The microspores as they are formed are arranged in 4 cell. The microspore tetrad को अंडरलाइन करके।
भैया आप लोगों ने ना पता है क्या किया, आप लोगों ने मिक्स कर दिए स्टेप्स को, अभी आपको स्टेप बनाने नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्टेप को कैसे बनाते हैं, कोई बड़ा सा प्रोसेस है, मैं उसको टाइम एक एक पॉइंट में तोड़ रही हूँ। मैं तुमको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं बोलूं कि चाय बनानी है तो तुम क्या करोगे, तुम सब कुछ मिक्स नहीं करोगे, तुम सबसे पहले गैस चलाओगे, उसमें पतीला रखोगे, उसमें पानी डालोगे, फिर इलायची वगैरह जो भी तुमने डालनी डाल दी, फिर चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, फिर दूध डाला, फिर उसको उबाला, फिर चाय निकाली। ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना कि उबालने का स्टेप पहले कर दोगे, अरे बाद में उबालोगे ना, चाय बनाने के बाद Yes. स्टेप इसी के प्रोसेस का ऐसे बनता है। स्टेप पता है कैसे बनता है, पहले तुमको प्रोसेस आना चाहिए, तो स्टेप में तुम सिर्फ तब आंसर लिख सकते हो। अब देखो प्रोसेस अच्छे से पता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कि स्पोरोजेनिस टिश्यू के कुछ सेल्स हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर हो जाएगा मियोसिस 1 और वो 2 सेल में टूट जाएगी, ठीक है। मतलब बेसिकली माइक्रोस्पोर डायड बनता है, मैं तुमको और सिंपल बता दूं तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए ना, डायड बन गया। फिर इसमें होगी मियोसिस 2 और इससे क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा, 4 सेल बन गए ना, ये है टेट्राड। बेटा टेट्राड के लिए अगर मैं बोलूं कौन सा स्टेप पे आया, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी ना फर्स्ट बैट पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस 1, ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप में मैं देख रही हूँ ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो डायड बना है, इट गोज इनटू मियोसिस 2 एंड टेट्राड इज फॉर्म, तो सेकंड स्टेप में टेट्राड वाला स्टेप लिख सकती हूँ। फिर मैं आगे बोलूंगी कि इसके अंदर फिर क्या हुआ, ईच सेल ऑफ टेट्राड चेंजेस इनटू pollen grain, ऐसे होता है ना, चेंजेस इनटू पोलन ग्रेन। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये मेरा थर्ड स्टेप है, फिर मैं फोर्थ स्टेप में एक्सप्लेन कर दूंगी एक पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, कि टेट्राड में क्या हुआ, न्यूक्लियस एक तरफ आ गया और वैक्यूल एक तरफ आ गई, तो वैक्यूल वाला स्टेप फोर्थ में आ गया। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे उसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन होगी, वो फिफ्थ स्टेप होगा। तुम्हें आंसर आता है, आंसर की गलती नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आता है, आई एम प्रीटी श्योर आता है, तुम लोगों ने वर्ड्स तो सारे यूजफुल लगाए हैं, टेट्राड, मियोसिस 1 और 2 तुमको पता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पता है, तुम्हें स्टेप बनाने नहीं आते हैं। तो स्टेप बनाना सीखो, कैसे करोगे, पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में घुमाया, फिर आप उसको तोड़ दो एक एक स्टेप में, कि एक वाली लाइन में मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, बाकी मैं अगले में ले जाऊंगी। अगर तुमको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो पहली लाइन मतलब पहला ऑप्शन, मेरा पहला स्टेप 3 लाइंस का बन गया, तो उसको तोड़ देना 1.5 लाइन में, स्टेप बन जाएगा ना, है ना। तो स्टेप फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लॉन्ग आंसर में नंबर खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टेप फॉर्मेशन में आपको ये मदद कर देगा। एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन था ना, तो क्या इसमें डायग्राम बनेगा? यस मैम। अगर तुझे कोई डायग्राम नहीं याद आ रहा ना, तो वो पोलन ग्रेन वाला डायग्राम निकाल, जो यहाँ पे ऐसे बनाया था, ये वाला डायग्राम तो 4 स्टेप के बाद लगा सकती है ना। और माइक्रोसॉफ्ट टेट्राड वाला भी डायग्राम है, कौन से पेज नंबर पे है यार, इसमें चल नहीं रहा, कौन से पेज नंबर पे है? 23 मिला सबको? एनसीईआरटी नहीं मिला, है ना। तो ये 2 डायग्राम आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अभी आपको स्टेप बनाने नहीं आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम समझ आई अपनी? Yes, कल हम करेंगे मेगा